असल में हैदराबाद इतना बड़ा नहीं था, हैदराबाद बहुत बड़ा था। उस समय तो ब्रिटिश जो थे 1947 15 अगस्त को भारत को छोड़ करके जा रहे थे। जो 40% इनडायरेक्टली राजा और नवाबों के पास रूल था, वो तो उन्हीं के पास था। नौकरी ना मिलने की सबसे बड़ी वजह थी धार्मिक भेदभाव। माउंटबेटन राजा हरि सिंह से मिलने के लिए गए और उन्होंने राजा हरि सिंह को समझाया, मगर पटेल जी ने वहाँ जनमत संग्रह कराया। इतनी वहशत फैलाई कि वहाँ की आबादी का सिर्फ 30% हिस्सा ही अपनी जान बचा पाया। भारत की सेना अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को श्रीनगर आ गई। जय हिंद दोस्तों, आजाद भारत के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आजादी से पहले उस दौर में कहां किसका रूल चलता था। दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो उस दौर में 50% देश के हिस्से के ऊपर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल चलता था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स 40% हिस्से पर इनडायरेक्टली राजाओं और नवाबों के साथ में रूल करते थे। इसके अलावा फ्रांस का भी हमारी 5 टेरिटरी के ऊपर डायरेक्ट रूल्स था। ये 5 टेरिटरी थी दोस्तों, जिसमें चंदू नगर था जो आज पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, यनम था जो आज आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, माहे था जो आज केरला का हिस्सा है, और कारेकाड था जो आज चेन्नई से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा पुर्तगाल के पास भी गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली आदि था। दोस्तों, हमने देखा कि हमारे देश के ऊपर, पूरे देश के ऊपर ब्रिटिश, नवाब, राजा, पुर्तगाल और फ्रांस का हिस्सा था। अलग अलग जगह पे ये लोग रूल कर रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। जब अलग अलग जगहों पर ये लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोस्तों रूल कर रहे थे, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि पूरा भारत ही आजाद होने लगा? क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश जो थे 1947 15 अगस्त को भारत को छोड़ करके जा रहे थे, उस भारत को छोड़ करके जा रहे थे जिस भारत पे वो 50% डायरेक्टली रूल करते थे। जो 40% इनडायरेक्टली राजा और नवाबों के पास रूल था, वो तो उन्हीं के पास था। वो तो अपने 50% को छोड़ करके जा रहे थे। तो क्या हुआ, किस तरीके से ये पूरा का पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत होकर के हमारे देश के साथ में मिला, आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से इसी सारी बातों को जानेंगे। दोस्तों, दिन था 8 अगस्त और साल था 1942। इस साल पूरे भारतवर्ष के अंदर एक आंदोलन छिड़ा, जिस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन की तर्ज पर ठीक 4 साल बाद सन 1946 के अंदर कश्मीर में भी एक आंदोलन छिड़ा। उस आंदोलन का नाम था कश्मीर छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख अब्दुल्ला ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े शेख अब्दुल्ला जब कश्मीर वापस गए और नौकरी की तलाश की, तो उन्हें नौकरी नहीं मिली। नौकरी ना मिलने की सबसे बड़ी वजह थी धार्मिक भेदभाव। इसी के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने एक आंदोलन की शुरुआत की। उस आंदोलन का नाम था राजा हरि सिंह कश्मीर छोड़ो। शेख अब्दुल्ला बोलने में काफी अच्छे थे, जिससे उनके आंदोलन को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिलने लगी, और देखते ही देखते ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था। शेख अब्दुल्ला की सोच समाजवादी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही न्यूट्रल व्यक्ति थे, सभी धर्मों और जातियों को साथ में लेकर चलते थे। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को किसी धर्म या जाति का रंग देने की जगह कश्मीरियों के अधिकारों की बात करी। जून 1947 माउंटबेटन और राजा हरि सिंह की दोस्ती थी। माउंटबेटन को अंदाजा हो गया था कि कश्मीर पर मामला जरूर फंसेगा, क्योंकि कश्मीर का बॉर्डर भारत और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डरों से सटा हुआ था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माउंटबेटन राजा हरि सिंह से मिलने के लिए गए और उन्होंने राजा हरि सिंह को समझाया कि देखो भाई, 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आजाद हो जाएंगे और दोनों ही एक दूसरे से अलग भी हो जाएंगे। आपको जल्द ही फैसला लेना पड़ेगा कि आपको किस तरफ जाना है, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। मगर हरि सिंह स्वाधीन रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माउंटबेटन की बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। इसके बाद आता है वो दिन जिसका पूरे भारत को तकरीबन 190 सालों से इंतजार था। साल था 1947, दिन था 15 अगस्त। भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान भी भारत से 2 अलग अलग हिस्सों में अलग हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं रियासतों पे। जैसा कि हम जानते हैं
कि आजादी के बाद पूरे भारत के अंदर 565 रियासतें थी। ये 565 रियासतें भारत, पाकिस्तान और अब जो बांग्लादेश है उनमें शामिल थी। जब आजादी के बाद बंटवारा हुआ तो तकरीबन 34 से 35 रियासतें पाकिस्तान के पास चली गई। बाकी बची 530 रियासतों पे अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन छोड़े, या तो वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या वो भारत में ही रहें, या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों रियासतों में से सबसे पहले बात करते हैं हम जूनागढ़ की। 19 सितंबर 1947 जूनागढ़ ने खुद को पाकिस्तान के साथ विलय कर लिया। ये खबर जैसे ही पटेल जी को लगी, उन्होंने तुरंत इस पर स्टैंड लिया और जनता ने वहां अपने नवाब महाबत खान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब नवाब के खिलाफ विद्रोह हुआ तो नवाब पाकिस्तान भाग गया। इसके बाद वहां का दीवान, जिसका नाम शाहनवाज भुट्टो था, उसने भारत सरकार को पत्र लिखा। आबादी को देखते हुए जूनागढ़ भारत का हिस्सा होना चाहिए, कृपया कागजी कार्रवाई को सर अंजाम तक पहुंचाएं। मगर पटेल जी ने वहां जनमत संग्रह कराया, बिल्कुल इसके विपरीत स्टैंड लिया। जनवरी 1948 को वहां जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जूनागढ़ की 99% आबाद ने भारत के साथ विलयन होने का फैसला किया। भारत में आने के बाद स्वराष्ट्र में उसको मिलाया गया। पूर्ण गठन 1956 में उसे बम्बई का हिस्सा बनाया गया और 1960 में उसे गुजरात का हिस्सा बनाया। ये था दोस्तों जूनागढ़ का इतिहास। अब दोस्तों बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि राजा हरी सिंह हटे और कश्मीर के अंदर राजतंत्र की जगह लोकतंत्र स्थापित हो। उधर पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना शेख अब्दुल्ला को अपने साथ मिलाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, मगर हर तरह की कोशिशें मोहम्मद अली जिन्ना की व्यर्थ ही गई, क्योंकि शेख अब्दुल्ला का स्टैंड था मुस्लिम लीग से किसी भी तरीके की बात ही नहीं करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों की विचारधारा समाजवादी थी, इसलिए दोनों में ठीक ठाक दोस्ती भी थी। इधर पंडित नेहरू जी को लगता था कि कश्मीर के अंदर राजा की सरकार से बेहतर है जनता की सरकार होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उधर पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को लेने के लिए आतुर थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बिना कश्मीर के पाकिस्तान का मैप पूरा ही नहीं होगा। इधर कश्मीर में राजा हरी सिंह के लिए 3 बहुत बड़ी दुविधा थी। नंबर 1, उधर पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। इधर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक कंट्री, और राजा हरी सिंह स्वाधीन रहना चाहते थे। अगर वो पाकिस्तान में विलय करते हैं तो वहां पे उनके राज्य का, उनके स्टेट का इस्लामिकरण हो जाएगा। अगर वो हिंदुस्तान में मिलते हैं तो उनके स्टेट का लोकतांत्रिकरण हो जाएगा। अब दोस्तों एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप अगर राजा हरी सिंह की जगह उस दौर में कश्मीर के राजा होते तो आप क्या स्टैंड लेते? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला है। अब दोस्तों तारीख आती है 20 अक्टूबर 1947। कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ये जिम्मेदारी अकबर खान को देते हैं। अकबर खान वजीरिस्तान से एक ट्राइबल मुस्लिम की सेना तैयार कर, उस सेना के अंदर पाकिस्तानी सेना के भी कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं विदाउट वर्दी के। 20 अक्टूबर के दिन वजीरिस्तान की सेना निकल पड़ती है कश्मीर फतेह करने के लिए। ये करीब 10,000 की सेना उस समय वजीरिस्तान से निकल करके श्रीनगर की तरफ चलती। 2 दिन के अंदर वजीरिस्तान की सेना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद तक पहुंचती है और तीसरे दिन मुजफ्फराबाद से करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करके वो उरी के पास तक पहुंच जाती है। इन 3 दिनों में राजा हरि सिंह को एक झटका और लगता है। उसकी सेना का काफी हिस्सा उससे विद्रोह करके विरोधी सेना के तरफ चली जाती है, जिससे राजा हरि सिंह काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके बाद राजा हरि सिंह दिल्ली फोन करते हैं। दिल्ली से वीपी मेनन राजा हरि सिंह से मिलने जम्मू जाते हैं। वहां राजा हरि सिंह वीपी मेनन से मदद की मांग करते हैं, जिसे वीपी मेनन दिल्ली में मीटिंग के अंदर इस बात को रखते हैं कि राजा हरि सिंह ने भारत की मदद मांगी है। इस पर माउंट बैटन साफ तरह से भारत की तरफ से मदद देने के लिए मना कर देते हैं। मदद ना देने की वजह थी क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो जाता।
क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था और अगर ऐसे में भारतीय सेना कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान से लड़ने जाती तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कहलाया जाता। माउंटबेटन ने साफ कहा कि अगर कश्मीर को मदद चाहिए तो कश्मीर को भारत के साथ में विलय करना पड़ेगा। उस सूरत में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर इस टाइम अगर भारत ने अपनी सेना भेजी तो ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा। राजा हरि सिंह के ब्रिगेडियर का नाम था राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने उरी के पास एक पुल को ध्वस्त कर दिया, जिससे वो सेना श्रीनगर तक ना पहुंच पाए, और इसी पुल के ध्वस्त होने की वजह से राजा हरि सिंह को 2 दिन का समय और मिल गया। अगर राजा हरि सिंह के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उस पुल को ना गिराते तो आज पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास होता। 2 दिन के बाद वजीरिस्तान से चली सेना बारामुल्ला तक पहुंच गई, और बारामुल्ला पहुंचने के बाद इस सेना ने इतनी वहशत फैलाई कि वहां की आबादी का सिर्फ 30% हिस्सा ही अपनी जान बचा पाया। सब तबाह और तहस नहस हो गया। दिन आता है 26 अक्टूबर का। 26 अक्टूबर की शाम तक इस सेना ने श्रीनगर को चारों तरफ से घेर लिया। 26 अक्टूबर की रात को जब राजा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर साइन किया, और भारत की सेना अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को श्रीनगर आ गई। और श्रीनगर पहुंचने के बाद भारतीय सेना ने वजीरिस्तान की सेना को खदेड़कर एलओसी तक पहुंचा दिया। 1 जनवरी 1949 पे युद्ध रुका, जहां से एलओसी बनी, और इसी एलओसी को दोनों देशों ने उस समय के लिए बॉर्डर माना, जो आज भी बॉर्डर ही है। तो दोस्तों, इस तरीके से कश्मीर जो है भारत का हिस्सा हुआ। अब दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ हैदराबाद रियासत की तरफ। हैदराबाद अगर रियासत की बात करेंगे दोस्तों, तो आज जितना बड़ा हैदराबाद आपको दिखाई देता है, असल में हैदराबाद इतना बड़ा नहीं था। हैदराबाद बहुत बड़ा था। दोस्तों, आज के दौर में अगर हम हैदराबाद देखना चाहेंगे तो हमें भारत के नक्शे में हैदराबाद नहीं दिखाई देगा। अगर हम स्टेट वाइज नक्शा देखते हैं तो आप इसके अंदर देखेंगे एक स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना का ही कैपिटल आज की डेट में हैदराबाद है। मगर हैदराबाद जब रियासत था तो ये इतना बड़ा था जिसमें आज का काफी सारा हिस्सा आंध्र प्रदेश का भी आता था, कर्नाटका का भी काफी सारा हिस्सा आता था, और महाराष्ट्र का भी काफी सारा हिस्सा आता था। आप एक तरह से इसको ऐसे समझिए कि ये भारत का पूरा पेट था। इतना बड़ा हैदराबाद रियासत हुआ करता था आजादी से पहले। तारीख थी नवंबर 1947। हैदराबाद के नवाब ने भारत सरकार के साथ एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किया, जिसका मतलब था अगले 1 साल तक यथा स्थिति बरकरार रखी जाएगी, दोनों तरफ से कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों, तारीख आती है 13 सितंबर 1948 को। जूनागढ़ देश में शामिल हो चुका था, कश्मीर भी काफी हद तक कंट्रोल हो गया था, मगर हैदराबाद में आए दिन उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार होने की खबरें आ रही थी जो भारत के साथ जाना चाहते थे, और उन्हें जान से भी मारा जाने लगा। इस पर पटेल जी ने स्टैंड लिया और बिना नेहरू जी की जानकारी में डाले सेना को हैदराबाद में भेज दिया। सेना को मात्र 5 दिन लगे हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए। तो दोस्तों, ये था आजादी का इतिहास। दोस्तों, मेरी YouTube के ऊपर, मेरे इस चैनल के ऊपर पहली वीडियो है। मैं समझ सकता हूँ मेरे से कुछ एडिटिंग में, बोलने में, कहने में, समझने में थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी इन गलतियों को नजरअंदाज करके मुझे माफ करिएगा, और अगर मेरा थोड़ा सा भी काम पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और इसी तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।